सभी को गुड मॉर्निंग। सो पॉइंट मैं ये बोल रहा था कि अभी दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स जो भी ऐसे राइटिंग कर रहे हो, तो रिमार्क्स जो मैं बता रहा हूँ ना उस पर थोड़ा सा अटेंशन देके ही आगे लिखो ऐसे, बिकॉज रिपीटेड रिमार्क्स एक ही देने का ना मुझे फायदा है ना तुम्हें। अगर तुम लोग जैसे मान लो कि मैं किसी को बोल रहा हूँ कि कंटेंट रिपीट मत करो सेम ऐसे में, एंड यू आर स्टिल गेटिंग द सेम रिमार्क इन द नेक्स्ट ऐसे, तो उसका रीजन ये कि जब तुम वो ऐसे लिख रहे थे यू डिड नॉट पे इनफ अटेंशन कि कहीं मैं रेपिटेशन तो नहीं कर रहा हूँ। तो ये काम जरूर करो कि जो मैंने लास्ट टाइम रिमार्क्स दिया उस पर इंप्रूवमेंट करो, सो दैट वो एक पॉइंट कवर करके वी कैन मूव ऑन टू द न्यूअर एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट। वो जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को ये कह रहा हूँ कि इंप्रूव द स्ट्रक्चर, तो जनरली लोग डिस्कस नहीं करें मेरे से कि सर मैंने क्या स्ट्रक्चर में गलती की है, कैसे सुधारना है इसको। वो मैं पीसी में बता भी देता हूँ, बट पॉइंट इज कि जब तुम नेक्स्ट टाइम ऐसे लिख रहे हो नेक्स्ट वीक का या फिर जो भी नेक्स्ट ऐसे दे रहा हूं उसमें फोकस मोर ऑन द स्ट्रक्चर पार्ट। ठीक है, सो दैट क्या होगा कि इन द नेक्स्ट 2-3 ऐसे तुम्हारा स्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाएगा, देन आई कैन फोकस ऑन सम अदर थिंग जो तुम्हारे ऐसे में मुझे लैकिंग लग रहा है। ऑब्वियसली बहुत छोटा छोटा मिस्टेक्स होता है, स्पेलिंग का मिस्टेक मैं सबको हाईलाइट करता रहता हूँ एंड बताता रहता हूँ। तो स्पेलिंग्स पे ध्यान दो सब कोई, जिसका भी अच्छा ऐसे आ रहा है बट स्पेलिंग मिस्टेक ग्रामेटिकल एरर्स हो रही हैं, इनको इम्प्रूव कर लो अभी। ठीक है, उसका सिंपल से ये सोल्यूशन है कि जस्ट पुट अ थॉट बिहाइंड व्हेन यू आर राइटिंग विद योर पेन कि ठीक है क्या मैं सही लिख रहा हूँ, ग्रामर गलत तो नहीं हो रही है। तो ये सारे काम करो, अप्लाई द थॉट, अब यूज योर ब्रेन देन ओनली राइट द ऐसे। ठीक है, जो नया दे रहा हूँ। तो अभी टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं। तो टॉपिक 17 क्या था जो लास्ट दिया है, कौन बताएगा? आई जस्ट नीड समवन जो वॉलंटियर करके पहले मुझे टॉपिक बताए एंड देन उसका थॉट प्रोसेस बताए कि क्या सोच के उसने ऐसे लिखा था। So topic था there is a fine line between effective regulation and promoting innovation. ठीक है, और क्या सोच के तुमने ऐसे लिखा था मुझे बताना, मतलब व्हाट वेंट बिहाइंड द ऐसे जो तुमने लिखा है फिर। सर तुरंत पहला ही थॉट ये है कि सबसे जो डेंजरस टेक्नोलॉजी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। तो हम्म मैक्सिमम थॉट उसी के अराउंड घूम रहे थे कि अगर हमने एआई को रेगुलेट नहीं करा, सिर्फ हम्म सिर्फ उनके इनोवेशंस को प्रमोट ही करा, तो वो केओस ही हम्म क्रिएट करे। और ठीक है। मैक्सिमम और एक टेक्नोलॉजी जो दूसरी थी सर वो न्यूक्लियर ही ध्यान में आई, बट न्यूक्लियर के बारे में हाँ लिखा नहीं गया मुझसे। तो मैंने मैक्सिमम जो चीजें लिखी हैं वो टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और डीप फेक इन्हीं सब पे ही लिखा है इससे। उसी के अराउंड ही ठीक रिवॉल्व है। करता रहा। आई यस थिंक सर। मैंने शायद तुम्हारे से इवैल्यूएट किया तो मैंने रिमार्क भी ये दिया होगा कि और ज्यादा डायमेंशंस कवर करनी थी, शायद ये रिमार्क दिया होगा इफ आई एम राइट, यस है ना? सर। तो और कोई शेयर करना चाहता है कि भाई उसने क्या लिखा था, क्या थॉट गया था ऐसे के पीछे? समवन कम अप एंड टेल मी। नाम लेना पड़ेगा। सूरज चलो तुम, अच्छा सौरभ चलो तुम बताओ। सर, मैंने तो जब ये पहले पढ़ा तो फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले इफेक्टिव रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, तो फिर मैंने हम्म कहा कि क्यों ज़रूरी होता है, और फिर इस चीज़ पे एम्फेसिस किया कि फाइन लाइन मतलब क्यों है इफेक्टिव रेगुलेशन और प्रमोटिंग इनोवेशन के बीच में। उसके बाद फिर हम्म मैंने इफेक्टिव रेगुलेशन के बारे में मतलब वो उसके कंपोनेंट्स देखे कि क्या कहते हैं इफेक्टिव रेगुलेशन का, जैसे प्राइवेसी इंश्योर करता है, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है, और उसके बाद सिक्योरिटी और एथिकल रीजंस, ये सब डायमेंशंस देखे। उसके बाद इनोवेशन में देखा कि इनोवेशन किस वजह से मतलब एक कंट्री में होता है। तो फिर ये सारे हम्म डायमेंशंस कवर करके फिर मैंने एक एसे लिखा, और मतलब मेनली इंट्रो में मैंने जैसे मैं स्ट्रक्चर बनाया था, तो इंट्रो में मैंने इफेक्टिव रेगुलेशन होता क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, ये बताए थे, और हम्म बॉडी में उसके कंपोनेंट्स को मैंने इनोवेशन से रिलेट करके मतलब इस तरह करके लिखा था। और ठीक है। बस। तुम्हारा अप्रोच सही लगा था मुझे, बेसिकली मेरे माइंड में भी सिमिलर अप्रोच था। बेसिकली देखो जो टॉपिक था कि तुम्हें ये दिखाना था कि अगर एक स्पेक्ट्रम बना रहे हो तो एक एंड पे होता है इनोवेशन, कि विदाउट रिस्ट्रिक्शन तुम्हारे जो मन में आ रहा है तुम करते जा रहे हो, नए प्रोडक्ट्स नए सर्विसेज। आनंद मैं तुमसे करता हूँ डिस्कस, ठीक है? तो एक एंड पे है कि अनटेथर्ड इनोवेशन है कि जो मन में आ रहा है कर रहे हो, जो मन में आ रहा है प्रोडक्ट्स बना रहे हो, जो मन में आ रहा है सर्विस बना रहे हो, एंड बिकॉज फ्री मार्केट इज इन द रिजीम, तो जिसका मन आ रहा है तुम्हारे प्रोडक्ट्स खरीद रहा है, सर्विसेज खरीद रहा है। ठीक है। और दूसरे एंड पे है एकदम एक्सट्रीम रेगुलेशन, इतना रेगुलेट कर दिया है कि ना कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ना कोई सर्विस बन पा रही है, कोई इनोवेशन का स्कोप नहीं है, कोई काम कर ही नहीं पा रहा है अपना। तो अब इसके बीच में तुम्हें बात करनी थी, तो तुम ऐसे को स्टार्ट कैसे कर सकते हो कि तुम पहले ही बता दो कि भाई देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस बिटवीन इनोवेशन एंड ये रेगुलेशन के बीच में। ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे दो कि इनोवेशन क्यों चाहिए होता है भाई, प्रोडक्ट्स के लिए, सर्विसेज के लिए, कोई एग्जिस्टिंग चीज है उसको इंप्रूव करने के लिए, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए। उसके बाद
रेगुलेशन क्यों चाहिए, इस पे आते हैं। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में तुमने बता दिया कि बैलेंस चाहिए, उसके बाद तुमने शुरू किया इससे इनोवेशन से, उसकी क्या जरूरत है, देन गिव सब एग्जांपल्स जो इनोवेशन से तुम्हें दिख रहा है विच हैज मेड लाइव्स ऑफ पीपल इजियर। ठीक है, कुछ उसके एग्जांपल दे सकते हो। फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स का दे सकते हो कि भाई ई कॉमर्स की वजह से जो भी गुड्स हैं, जो भी एक मार्केट रीच होता है वो बढ़ा है। आप कहीं भी बैठे हो किसी भी कोने में, आप कहीं से कोई भी प्रोडक्ट सर्विस ले सकते हो। प्लस या फिर तुम बहुत चीजें यार, इसका टेलीमेडिसिन का दे सकते हो कि भाई कोई ऐसे रिमोट एरियाज में जहां पे पहले मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, डॉक्टर्स नहीं जा सकते थे, नाउ दे कैन होल्ड मेडिकल कंसल्टेशंस, गेट एडवाइस फ्रॉम एन एक्सपर्ट। तो कुछ इसकी बात कर लो, एंड इसमें बहुत सारे एग्जांपल से तुम दे देना। माय पॉइंट इज कि पहले तुम इनोवेशंस का फायदा दिखा दो कि इनोवेशन चाहिए क्यों होता है। अब इसमें कुछ लोगों ने बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स दिए हैं, आई थिंक वर्षा एंड ऋतु दोनों ने बढ़िया पॉइंट्स बताए थे। ठीक है, उनके ऐसे पढ़ लेना, सौरव का भी ऐसे अच्छा था, उसका पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद तुम आ जाओ कि ठीक है इनोवेशन तो चल रहा है, बट इनोवेशन होता क्या है कि बेसिकली इट डिग्रेड्स इनटू जो ये तुम्हारा एक प्रॉफिट मोटिव है कॉर्पोरेट्स का। ठीक है, इसके चलते ये डिग्रेड हो जाता है। तो इनोवेशन टेक्स अ बैक सीट, एंड होता क्या है कि प्रॉफिटियरिंग मोटिव अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर के राइट्स हैं ये सब सफर करने लगते हैं। जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हो, इसमें लोग हायर प्राइसेस बिकॉज पे कर सकते हैं। तो मतलब वो बस सप्लाई देते जाते हैं विदाउट एनी रिगार्ड फॉर द डिमांड। और फिर इन सब चीजों की बात कर लेना कि मोनोपोलीज बनने लगती हैं, जो मार्केट होता है, फ्री मार्केट का जो एक स्ट्रक्चर होता है वो डिस्टॉर्ट होने लगता है। प्लस जो ये सारी चीजें तुम अभी देख रहे हो कि एआई में क्या चल रहा है, इनकी बात कर सकते हो। एंड ऑल ऑफ दिस इज बिकॉज ऑफ इनोवेशन टू सम एक्सटेंट, कि भाई एआई बनाया गया था सो दैट तुम कुछ अच्छा कर पाओ, बट उसका लोग कैसे कैसे यूज कर रहे हैं, डिफेक्ट्स बना रहे हैं, जो भी चीजें जो मतलब हर्ष बता रहा था। आई डोंट सजेस्ट न्यूक्लियर एनर्जी का एग्जाम्पल दो, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी सबको पता है कि ये बहुत क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। तो गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैव रेगुलेटेड इट टू अ वेरी गुड एक्सटेंट। ठीक है, तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल एज सच देना ठीक नहीं है। ठीक है, यू कैन कोट कि हाँ भाई चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था, ये सब हुआ था, बट दैट वाज एन एक्सीडेंट। तो मेरा पॉइंट ये कि जो भी एग्जांपल दे रहे हो वो रेलेवेंट बनाओ। ठीक है, तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यहाँ पे एग्जांपल नॉन रेलेवेंट नहीं, क्योंकि वैसे भी रेगुलेट ही कर रखा है। ठीक है, और जो भी अभी डिस्कशन वगैरह चल रहे हैं वो केवल डिस्कशन स्टेज पर ही है कि भाई हाँ स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर ये वो सब कर देंगे, बट वो सब डिस्कशन के स्टेज में, तो उसको कोट करना इतना ठीक नहीं रहेगा। तो जब तुमने इसकी बात कर ली कि इनोवेशन के जो मतलब एक निगेटिव एक्सटर्नलिटीज हैं, जो फॉलोआउट्स है, उसको कंट्रोल करने के लिए वी नीड रेगुलेशन। अब रेगुलेशन में तुम बताओ कि भाई रेगुलेशन होता है तो उससे क्या होता है कि जो एक अनटेथर्ड ये चल रहा था तुम्हारा इनोवेशन, उसके जो निगेटिव फॉलोआउट्स हैं वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करने ही करने पड़ते हैं। तो अब तुम इसमें कुछ ऐसे अच्छे एग्जांपल ये दे सकते हो कि जैसे ये एप्पल का एंड गूगल का मोनोपोली है, इसमें ईयू की कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि भाई इसको खत्म करना है। एप्पल अपने प्रोडक्ट्स, मतलब आई एम जस्ट कोटिंग सम एग्जांपल्स जो तुम्हें बता सकते हैं। अब वो अपने प्रोडक्ट्स अलग महंगे महंगे बेचता था, अलग पोर्ट बना के, तो उन्होंने बोला कि नहीं यूएसबी सी लगाओगे अपने फोन्स में। ऑल ऑफ दिस इज रेगुलेशन। ठीक है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कोट कर सकते हो। एंड डोंट जस्ट लिमिट योरसेल्फ टू टेक्नोलॉजी, भाई बहुत सारे सेक्टर्स हैं। ठीक है, तो फाइनेंस सेक्टर में भी है कि जैसे जो अनसिक्योर्ड लोन्स थे उसका बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा था, तो आरबीआई ने उसको भाई रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते, इसके बियॉन्ड तुम जो लोन टू वैल्यू वगैरह है इसके बियॉन्ड नहीं जाओगे। तो ये सारे एग्जांपल में शो योर अवेयरनेस, डोंट जस्ट लिमिट योरसेल्फ टू टेक्नोलॉजी, एआई और ये जो बाकी जो मेन स्ट्रीम न्यूज में ज्यादा रहती हैं। शो दैट कि तुम्हें नॉलेज है अलग अलग एरियाज की। प्राइवेसी में जा सकते हो, ये जो डेटा लोकलाइजेशन की वजह से चीजें चल रही, हाँ मोनोपोली इन टेलीकॉम सेक्टर की बात कर रहा है वेंकट। ठीक है, तो इन सब जैसे टीआरएआई ने बोला था कि तुम केवल ऐसा मत करो कि वॉइस और डेटा को बंडल करके ही बेच रहे हो, अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचो, कि वॉइस का अलग दो डेटा का अलग दो। सो जिसको वॉइस का जरूरत है कंज्यूमर को, वो केवल वॉइस का ही ले, जरूरी नहीं कि तुम उसको डेटा बंडल करके ज्यादा एक्सपेंसिव अननेसेसरी बना रहे हो अपने प्रोडक्ट्स को। तो दिस इज द पॉइंट। मतलब तुमने पहले इनोवेशन के फायदे दिखाए, फिर तुमने दिखाया कि इनोवेशन डिग्रेड हो जाता है तो उसके क्या नुकसान होते हैं, फिर तुमने रेगुलेशन दिखाया कि भाई रेगुलेशन क्यों चाहिए जो इनोवेशन के नुकसान हो रहे थे। देन शो कि कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट्स आउट ऑफ ओवरजीलसनेस कि भाई हमें अपने सिटीजन्स के राइट्स को सेफगार्ड करना है, या फिर विद द माइंडसेट टू प्रोटेक्ट देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, या फिर हो सकता है कि जस्ट बिकॉज एक जैसे पहले था इंडिया में बिफोर लिबरलाइजेशन वाला जो टाइम पीरियड था कि भाई वो हर चीज को कंट्रोल करना चाहती है, हर चीज को सेंट्रलाइज करना चाहती है, जस्ट टू हैव मोर इन्फ्लुएंस मोर कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एज अ होल।
ओवर रेगुलेशन होता है, रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल आ जाता है इकोनॉमी में या फिर कंट्री में, जिसकी वजह से डेवलपमेंट स्टाइफल होता है एंड लोगों को जो चीजें इनोवेशन के फ्रूट्स होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। तो तुमने क्या किया, पूरा एक स्पेक्ट्रम अपने दिमाग में बनाया, फ्रॉम फ्री इनोवेशन से लेकर अच्छा इनोवेशन, खराब इनोवेशन, रेगुलेशन का जरूरत और खराब रेगुलेशन तक, और सबके बारे में एक एक पैराग्राफ लिखो बस। जो मेरे दिमाग में आइडियल स्ट्रक्चर वो मैं बता रहा हूँ एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विद अग्री। इसमें ध्यान क्या देना है, डोंट जस्ट लिमिट योरसेल्फ टू 1 और 2 सेक्टर्स। सबसे ज्यादा न्यूज में एआई चल रहा है, तो जैसे हर्ष ने पहले ही बताया कि भाई एआई क्या उसने बात की है, पूरे ऐसे में एआई का बात नहीं करना, बिकॉज ऐसे इज नॉट ऑन एआई। एआई जो तुम्हारा ऐसे आया ये है इनोवेशन एंड रेगुलेशन। जितने एग्जांपल्स यूज कर सकते हो कर डालना अच्छे अच्छे। फाइनेंस सेक्टर के कर लो कि भाई जैसे पहले स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्कैम्स वगैरह होते थे, एसईसी का नाम ले लो भाई, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का ले लो, सेबी का ले लो, ऐसे में कहीं तो इंडिया नहीं लिखा हुआ है, तो यूज इंटरनेशनल एग्जांपल्स। जहां पे तुम इनोवेशन के नुकसान दिखा रहे हो वहां पे ये दिखाओ कि भाई सोशल मीडिया का इतना ज्यादा जो ग्रोथ हुआ है उसकी वजह से बच्चों के माइंड पे कितना ज्यादा नुकसान पड़ा है। इसको देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने किया है कि भाई 16 साल से नीचे तो मतलब अलाउ नहीं करेंगे इस टाइप से, पता नहीं क्या एज लिमिट है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में इनफैक्ट ये एक लेजिस्लेशन है। तो ये सारे पॉइंट्स लिखो इसमें। लास्ट में क्या दिखाओ जब कंक्लूड कर रहे हो, तो आई थिंक एक फिटिंग कंक्लूजन ये है कि भाई देखो थोड़ा रेगुलेशन तुमको चाहिए होगा और इनोवेशन भी चाहिए ही चाहिए। व्हाट इज नीडेड इज कि जो दोनों के बीच का टाइम गैप है, मतलब लेटेस्ट से कि जैसे अगर लेटेस्ट टेक अ वेरी रीसेंट एग्जांपल, जैसे डेटा लोकलाइजेशन का यूज कर सकते हो। इंडिया में बहुत टाइम से ये सारी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, ठीक है, बट डेटा लोकलाइजेशन पे अभी तक कोई स्ट्रिंजेंट लॉ नहीं लाए। उसकी वजह से डेटा तो हमारा है इंडियंस का, बट वो यूएस के सर्वर्स वगैरह में जो भी है। तो इसमें बात कर सकते हो कि तुम जो एक टाइम लैग होता है ना इनोवेशन और रेगुलेशन के बीच में, उसको मिनिमाइज करना चाहिए। वो मिनिमाइज कैसे हो सकता है, जब सारे स्टेक होल्डर्स का रिप्रेजेंटेशन होगा एक कोई यूनिफाइड बॉडी में और सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि क्या करना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो मेन सिटीजन्स हैं, जो उनके राइट्स हैं, वो बेटर रियलाइज हो पाएंगे, ज्यादा बेटर सेफगार्ड हो पाएंगे। अब टाइम गैप क्यों जरूरी है मैं बताता हूँ। देखो अभी बीच में ये बहुत ट्रेंड में चल रहा था डिजिटल अरेस्ट। इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ नेगेटिव इनोवेशन, ठीक है, मतलब ये भी एक इनोवेशन ही है कि भाई मतलब वीडियो कॉल करके हम पुलिस ने तुमको गिरफ्तार कर लिया है, बट गवर्नमेंट टुक सम टाइम टू स्प्रेड द अवेयरनेस एंड वो सारे एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स वगैरह करने में, और जो फोन में भी रिंगटोन आता है। मान लो अगर ये पहले 10-12 दिन या 1 महीने के बाद ही ये चीज आ जाती कि यू रेगुलेटेड दिस थिंग, ठीक है, आई एम कोटिंग अ वेरी क्रूड एग्जांपल बट जस्ट टू हाईलाइट कि क्या कर सकते थे, तो ये चीज नहीं आ पाती। समझ रहे हो ना। तो लोगों जो इतने फ्रॉड्स वगैरह में फंसे थे वो पहले ही रेस्ट्रिक्ट हो जाना था, पहले ही कम हो जाता। और भी अच्छे एग्जांपल्स ले सकते हो इस चीजों में जहां पे गवर्नमेंट ने रेगुलेट किया। फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हारे फूड लेबलिंग होती है, जो भी खाना खाते हो, ठीक है, जो भी पैकेज सामान खरीद रहे हो, पहले ये कंपलसरी नहीं था, बाद में किया गया। अब खुद दिमाग लगाओ कि ये तो हमेशा से कंपलसरी रहना चाहिए था ना, कि भाई मैं भी जो भी मेरे शरीर के अंदर जा रहा है मार्केट से खरीद के खा रहा हूँ, तो वो होना चाहिए मेरे पास इंफॉर्मेशन। सो दीज आर सम एग्जांपल्स जो तुम यूज कर सकते हो। और ऐसे का स्ट्रक्चर जो मैंने बताया, इसके अलावा भी और स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, बट पॉइंट इज कि तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि जो इनोवेशन है और जो रेगुलेशन है दे वर्क हैंड इन हैंड, ठीक है, बस ये बात है। भाई सौरभ बताना। सर ये डिजिटल अरेस्ट वाले से जो आपने बताया अभी, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि क्या कहते हैं, मेरे को फोन करके किसी ने, मतलब मेरी एक कजन दीदी हैं, गांव में रहती हैं, तो मतलब वो उनके हस्बैंड, उनकी शादी हो चुकी है, तो मतलब उनका हस्बैंड, क्योंकि घर घर में अंकित, पूजा, ये सब नाम तो कॉमन है, तो पहले उसने मुझे फोन किया ऐसे ही करके, फिर और मतलब एक लोकल नाम लिया ऐसे अंकित करके, तो मतलब वो गुड़िया करके नाम बोला, तो मैंने कहा कि गुड़िया तो मेरी चाची है, तो इस तरह करके उसने मुझे बेवकूफ बनाया। फिर वो जब नाम नहीं चला तो उसने नाम चेंज करके पूजा कर दिया कि मैं उनका हस्बैंड बोल रहा हूँ। तब फिर मैं थोड़ा-सा मतलब उसकी बात में बहक भी गया था। उसने फिर मेरे से ऐसे बात करते-करते कहा कि यार मेरे अकाउंट में 3000 डाल दो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ ये वो। तो मैं बाहर ही था। फिर मेरे को थोड़ा-सा डाउट हुआ कि यार ये बिहार के हैं और ये इतनी खड़ी दिल्ली जैसी हिंदी बोल रहे हैं। और फिर जैसे उसने पैसे की बात करी, और सर मैंने सारा प्रोसेस कर दिया था, मैंने पेमेंट भी डाल दी थी। वो तो मेरे अकाउंट में उतने रुपए थे नहीं, वरना तो वरना तो पूरा पूरा पैसा कट गया होता। नहीं भाई, इन सब चीजों से अवेयर रहना है। इनफैक्ट ये सारे जितने भी ये सब गैंग्स बना के ऑपरेट करते हैं, प्लस एक सिमबॉक्स टेक्नोलॉजी होती है उसका भी यूज करते हैं, तो यू कैन नॉट ट्रेस देम। प्लस क्या है कि
ऐसे मतलब ऑल ऑफ दिस इज इन द पब्लिक डोमेन, बट कोई भी हल्का सा भी फ्रॉडुलेंट कॉल लगता है तो भाई डोंट स्पेंड मच टाइम ऑन दैट कॉल, ठीक है, क्योंकि जितना टाइम तुम उनको दे रहे हो यू आर गिविंग देम टाइम टू ऑपरेट इन द बैकग्राउंड एंड तुम्हारा एक्सेस वगैरह जो भी, बिकॉज नो वन नोस क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ लेसन। अब आनंद तुम बताओ, तुम क्या बता रहे थे बीच में? सर सेम था सर जो आपने बताया, बस मैंने भी ऐसे ही कुछ किया था, लेकिन मैंने सर ये डायमेंशन टच किया था जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी जो एनोनिमस करेंसी है, और बायोटेक्नोलॉजी, ये काफी अच्छे एग्जैक्टली से हाँ, इमर्जिंग जैसे ये सेक्टर्स क्रिप्टो हैं। करेंसी का अच्छा एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, इंडिया में क्रिप्टो करेंसी पे रेगुलेशन बहुत बाद में आए, एंड कौन सा एक्सचेंज है जिसमें शायद वजीर एक्स में हुआ ना, जिसमें थेफ्ट हुई है क्रिप्टो करेंसीज की रनिंग टू अराउंड जी जी 150 बिलियन और समथिंग। तो तुम उसका एग्जांपल दे सकते हो भाई, अगर ये पहले ही रेगुलेट हो जाता और सारे डिजिटल प्रोटेक्शन के जो नॉर्म्स होते वो प्लेस में होते तो ये सब थेफ्ट नहीं हो पाते, बट होता है बिकॉज गवर्नमेंट टेक्स टाइम टू रेगुलेट, गवर्नमेंट का भी लिमिटेशन है। बट पॉइंट ही यही है कि जो रेगुलेशन और इनोवेशन के बीच का टाइम गैप है इसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो टाइम गैप होता है उसी में जो ये मिस्चीवियस एलिमेंट्स होते हैं ये अपना गेम खेल लेते हैं, और जो कंपनीज का एक प्रॉफिटियरिंग मोटिव है वो अचीव कर लेती हैं उतने टाइम में। एक और अच्छा एग्जांपल है कि ये सब जो तुम आजकल ये क्विक कॉमर्स वगैरह में देख रहे हो, बिकॉज Yes, sir. अभी नॉर्म्स नहीं बने हैं, दैट्स वाई नए नए प्लेयर्स आते जा रहे हैं कि जब तक इस पे रेगुलेशन आएगा तब तक वी विल अचीव आवर प्रॉफिटियरिंग मोटिव। तो ये हो गया तुम्हारा इनोवेशन का और इसका रेगुलेशन का। इसके बाद ऐसे टॉपिक 16 कौन था भाई, वो बताओ मुझे, एंड क्या थॉट था, कौन बताएगा? भाई समवन रेज अ हैंड एंड टेल मी व्हाट ऐसे टॉपिक 16 वाज, कोई तो बताओ। सर सुरेश चलो तुम बताओ, कौन बता रहा था जस्ट अ सेकंड, किसकी आवाज आई थी? सर आई थिंक टॉपिक था द शिफ्ट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन टू जियो फ्रेगमेंटेशन इज इमिनेंट। जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन था, जीईएफ, ठीक है। तो अभी ठीक है, अभी मुझे पहले ये बताओ कि मैंने वो शेयर किए थे न्यूज़पेपर की कटिंग्स जिसमें इसके इकोनॉमिक सब्जेक्ट के काफी सारे आर्टिकल्स थे, किसने किसने पढ़ा है पूरा? रेज अ हैंड एंड टेल मी। कोई तो हैंड रेज करेगा जिसने सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए जो मैंने शेयर किया था। कौन है वो डेडिकेटेड सोल्जर मेरे ग्रुप में? कोई भी नहीं है। आई थिंक आनंद ने हैंड रेज किया था। भाई आनंद तुमने पढ़े या नहीं पढ़े? सर उस टाइम पढ़ा तो था, लेकिन अभी थोड़ा सा दिमाग से फेड आउट हो गया। फेड आउट कैसे हो सकता है? अभी तो शेयर किया था यार, आई थिंक 2 फेब को स्टार्ट हुआ था, देन 2 या 3 को शेयर किया था। अभी तो इट्स नॉट हैज बीन 2 वीक्स। पॉइंट इज भाई देखो, दुनिया भर की चीजें पढ़ते रहोगे, मैं बहुत कम चीजें शेयर करता हूँ, सो टेक देम सीरियसली। भाई अगर किसी ने वो आर्टिकल्स पढ़े होते तो सीधा सा टॉपिक उसी से था, एंड बहुत सारी चीजें उसमें दी हुई हैं। लास्ट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे में क्या बड़ी बात की गई थी, कौन बताएगा मुझे? सर उसमें मेंशन था कि उसमें मेंशन था कि हम जैसे कि बैक स्लाइडिंग में जा रही है ग्लोबलाइजेशन, और जो जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन है ये वो तो एक मैं लास्ट, ये तो currency- इस साल के इकोनॉमिक्स में लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। लास्ट ईयर में कौन है इकोनॉमिक एडवाइजर, अभी बताओ, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर लास्ट ईयर इस साल कौन है भाई? अच्छा नागेश्वरन। वी आनंद है, नागेश्वर। एग्जैक्टली ठीक है। लास्ट ईयर उन्होंने बोला था कि इंडिया और चाइना को ज्यादा कोऑपरेट करना चाहिए चीजों में, ठीक है, ये बड़ी बात कही गई थी इकोनॉमिक सर्वे में। तो पॉइंट इज हर साल इकोनॉमिक सर्वे कुछ बड़ी बातें बोलता है भाई, वो याद रखो अपने दिमाग में, तो योर होल इकोनॉमी विल गो वेरी वेल, क्योंकि दैट इज द मेन थीम बिहाइंड एवरीथिंग दैट हैज बीन गोइंग ऑन। और ठीक है, तो अभी जो मैंने आर्टिकल शेयर किए थे भाई देख लेना, मिल जाएंगे ग्रुप में, उनको पढ़ लो, बिकॉज बहुत बहुत फालतू चीजें हैं जो तुम्हें 100 ग्रुप से मिल सकती हैं, बट दे आर नॉट वर्थ अ डाइम। उसका रीजन क्या है? ऑल ऑफ दैट इज अनओरिजिनल, किसी ने अपना ब्रेन अप्लाई नहीं किया उस चीज के पीछे, दे आर जस्ट कॉपिंग इट, पेस्टिंग इट फ्रॉम समवेयर, एंड दैट लीड्स टू जीरो डेवलपमेंट ऑफ ओरिजिनल थॉट इन यू गाइस, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ किसने पढ़ा, नोबडी इज रेजिंग अ हैंड। फिर मैं पूछ रहा हूँ सीईए कौन था, 2 और 3 पीपल आर हार्डली रिप्लाइंग। तो होता है क्या है कि जब कोई ऐसी चीज आती है, कोई लेट आई वोंट से कि भाई सीधे जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन आ जाएगा ऐसे राइटिंग में, बट इफ यू यूज दीज वर्ड्स इन योर एसेस दिस विल लीड टू अ बेटर स्कोर ओवरऑल, ठीक है।
तो भाई जो चीजें मैं शेयर करता हूँ बहुत कम चीजें शेयर करूंगा, बिकॉज आई डोंट थिंक कि जो मैंने सोर्सेज बताए हैं उसके अपार्ट दे आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर वर्थ रीडिंग। तो जो कर रहा हूँ भाई उसको तो सिंसियरली पढ़ लो, ठीक है। तो ये चीज याद रखो, उसको पढ़ लेना, नहीं पढ़ा है तो। एंड तुम लोग को खुद उसको पढ़ के लगेगा कि यार ये चीज तुमको पता ही नहीं थी, इट इज समथिंग न्यू, you will be hard pressed to ponder on your thoughts and generate some new ideas। पढ़ लेना, and this will require some IQ on your level कि उसको पढ़ के समझ पाओ। तो don't just eat whatever is being presented by, मतलब वो ऋग्वेद का थॉट्स है ना, let noble thoughts come from all sides, don't let thoughts come to you from all sides। जो selected sources है उन्हीं से आने दो। तो पॉइंट इज, टॉपिक था शिफ्ट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन टू जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन इज इमिनेंट। अब कोई मुझे बताओ कि सूरज बताएगा कि भाई तुमने क्या लिखा था ऐसे में, व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस? सर जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन में लाइक मेनली मेरा रिवॉल्व अराउंड ट्रेड ब्लॉक्स, इकोनॉमिक ट्रेड ब्लॉक्स, कंट्री का जो ट्रेड ब्लॉक्स होते हैं। सो जनरली आई रोट अबाउट राइवलरी, ट्रेड वॉर्स, देन इंक्रीजिंग टैरिफ्स अमंग द कंट्रीज एंड यूएस वर्सेस चाइना। तो उनके अराउंड ही डायमेंशंस मैंने मतलब फॉर्म किया सर। ठीक है। रिसेंटली करंट अफेयर्स में था कि सर लाइक यूएस डोनाल्ड ट्रम्प हैज imposed 25% tariff on iron and aluminum imports from Canada and Mexico। तो वो वाला इंक्लूड कर दिया मैं एग्जांपल। भाई सर वो ठीक है, जो आई इकोनॉमिक थिंक ब्लॉक्स में ऐसे कार्टेल वाज फॉर्म करते हैं। फाइन इनफ। ठीक है, आई गॉट योर आइडिया। और कोई जो इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता है, बताना चाहता है, समवन एल्स? ठीक है, मैं बताता हूँ अपना आइडिया। देखो कई लोग क्या गलती करते हैं, व्हाट दे डू इज दे टेल समथिंग स्पेसिफिक एंड देन वहां से ज्यादा जनरल की तरफ जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो ऐसे का स्टार्ट भी ऐसे कर सकते हैं, यूएस इम्पोज 25% टैरिफ्स ऑन ये वो। भाई दिस इज जस्ट अ सिम्टम ऑफ द ओवरऑल फेनोमेना जो चल रहा है। ट्राई ये करो, ऐसे में पहले तुम एक जनरल चीज बताओ, ठीक है, पहले तुम बीमारी बताओ, फिर उसका एक सिम्टम बताओ। एंड व्हाट आई मीन इज कि पहले यू कोट अ फेनोमेना, यू टेल समथिंग ब्रॉड विच हैज बीन गोइंग ऑन, फिर उसके बाद एज एन एग्जांपल टू सब्सटेंशिएट व्हाट यू हैव जस्ट सेड, तब तुम उसका एक स्पेसिफिक इंस्टेंस डालो, ठीक है। स्पेसिफिक चीजों को लेकर पहले स्टार्ट मत कर दो, फिर उससे दिक्कत क्या आती है, यू जस्ट गिव एन एग्जांपल ऑफ समथिंग एंड उसके बाद तुम जनरल चीज पे आते हो। और दिक्कत क्या आती है, बिकॉज तुम एग्जांपल इतना बड़ा लिख देते हो, द एग्जांपल इज सो बिग इनफ कि जनरल चीज को हाईलाइट करने के लिए यू हैव नॉट मच स्पेस और टाइम लेफ्ट। हमेशा एक प्रैक्टिस बनाओ, जैसे कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, पहले टेल द ब्रॉड थिंग विच हैज बीन गोइंग ऑन, ठीक है, एंड उसको बस टू कोरिलेट विद द रियल वर्ल्ड तुम एक एग्जांपल दे दो, ठीक है। अगर ये चीज समझ में आ रही है तो इट विल मेक अ बिग डिफरेंस इन योर एसेज एंड दिस इज अ जनरल प्रैक्टिस विच शुड बी फॉलोड इन एवरी एसे, ठीक है। अब जैसे प्रोटेक्शनिज्म हैज बीन राइजिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है, अब इसके एक दो एग्जांपल दे सकते हो। ऐसा मत करो कि यूएस ने इम्पोज कर दिया, फिर चाइना ने भी कर दिया, फिर इंडिया ने भी कर दिया, देन यू से कि विच लीड्स अस टू विटनेस दैट प्रोटेक्शनिज्म हैज बीन राइजिंग। पहले तुम जनरल चीज बता दो, उसके बाद एक दो एग्जांपल दो, हमेशा वो ओवरऑल स्ट्रक्चर बेटर करता है, ठीक है। तो पॉइंट इज द शिफ्ट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन टू जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन इज इमिनेंट। तो इंट्रोडक्शन में बेस्ट क्या कर सकते हो भाई, ग्लोबलाइजेशन और जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन को समझा दो। अभी ग्लोबलाइजेशन पता नहीं लोगों ने क्या क्या डेफिनेशन दी हुई है, विच मीन्स कि तुम लोग एनसीईआरटी ढंग से नहीं पढ़ते हो। एनसीईआरटी अगर ढंग से पढ़ी होगी तो यू विल नो कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन बस बेसिकली क्या है भाई, जो एक स्केल है प्लस एक स्पीड है ऑफ मूवमेंट ऑफ कैपिटल, पीपल, इंफॉर्मेशन एंड ये एक चीज, चौथी चीज क्या बच रही, टेक्नोलॉजी। ये बढ़ गया है बिटवीन नेशंस, इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ गई है। बट इंटरकनेक्टेडनेस से हो क्या रहा है, ये जो चार चीजें मैंने जस्ट बताई हैं, इनका स्केल प्लस स्पीड बढ़ा है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है लेटेस्ट टाइम में, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन समझा दो, तो यू एक्सप्लेन्ड ग्लोबलाइजेशन, देन यू एक्सप्लेन जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, देन यू कम ऑन टू द मेन बॉडी। जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन बहुत सिंपल है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड का अलग अलग पीसेस में टूटना एक तरह से, ठीक है, नॉट इन फैक्चुअल वेज बट जो भी चीजें चल रही हैं एवरीवन नोज अबाउट इट। तो अब तुम बात कर लो क्या फैक्टर है जिसकी वजह से ये शिफ्ट हो रहा है। तो ऑब्वियसली पहले तो तुम्हारा आएगा कि ये जो सिक्योरिटी सिचुएशन ओवरऑल जो वर्ल्ड है वो करेंटली क्या चल रही है उसकी बात कर लो, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो तभी हो पाएगा जब सिक्योरिटी रहेगी। तो उसमें अब अलग अलग चीजों की बात कर लेना
कि जैसे तुम्हारा ये हुआ था पहले रशिया यूक्रेन इशू हुआ, उसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें आई, पूरा यूरोप में एनर्जी सप्लाई का क्राइसिस, फिर इस तरफ भी इंडिया में भी रशिया तो मेन सप्लायर है क्रूड ऑयल का, गैस का, और ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर तुम बात कर लो इसकी इजराइल एंड हमास का जो चल रहा है, अब इसकी वजह से जो रेड सी में दिक्कतें आ रही हैं कि भाई वो सप्लाई लाइन से जो डिसरप्ट हो गई हैं। देन तुम इस पे आ जाओ भाई, जो कोविड वाले टाइम्स में एंड उसके बाद में जो ये सारी दिक्कतें हुई थी कि सप्लाई चेन का डिसरप्शन प्लस सेमीकंडक्टर चिप्स, इन सब की बात कर लो। पॉइंट इज तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि जो एक ग्लोबलाइजेशन का हम लोग सोचते हैं जो 1990s, और मतलब यू कैन टेक द टाइम पीरियड कि जब से वो ग्रेट वॉल गिरी थी उसके बाद से लेकर रिसेंटली तक जो चीजें हुई हैं, उसमें क्या चीजें हैं विच आर चेंजिंग एंड लीडिंग टू जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन। सबसे बड़ा फैक्टर, अगर तुम ये सब लिख रहे हो, यू आर नॉट कोटिंग ट्रम्प बीइंग इलेक्टेड एज यूएस प्रेसिडेंट, तो भाई बहुत चीजें लैक कर रहे हो। कुछ लोगों ने मिस कर दिया इसको लिखना। देयर डेटा इज लाइक 5-6 years ओल्ड, कि हम तो उस टाइम तैयारी शुरू की थी तब तो यही था, बट यू नीड टू अपडेट विद द रिसेंट हैपनिंग्स। उसके बाद इन चीजों को कोट करोगे भाई ट्रम्प इलेक्ट हुआ बिकॉज यूएस तो है ही है, नंबर 1 पे वही है वर्ल्ड में हेजेमन, ठीक है। तो अब उसकी बातें लिखो कि जो जो चीजें कर रहे हैं कि भाई इस ग्रुपिंग से एग्जिट कर दिया, इतना टैरिफ इंपोज कर दिया, प्लस इसका थ्रेट दे दिया, वो कर दिया। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जैसे यूएस एंड यूरोप वर कंसिडर्ड टू बी वेरी क्लोज, ठीक है, फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये मानते थे कि भाई यूएस एंड यूरोप आर ऑन सेम पेज ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, दैट्स व्हाई उसको फर्स्ट वर्ल्ड बोलते थे, ठीक है। डेवलपमेंट का भी लेवल था, बट दैट वाज आल्सो अ मेजर पॉइंट बिकॉज नाटो भी था उनका। अब क्या है कि यूएस दिखा रहे कि भाई नहीं, हम तो अपना नेशनल इंटरेस्ट ऊपर रखेंगे, तो उसकी वजह से ये सारे चेंजेस आ रहे हैं। इसकी बात करो कि जो मल्टीलेटरल जो ट्रीटीज थी, जो ट्रेड ब्लॉक्स थे और जो बॉडीज हैं, उनका सिग्निफिकेंस कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि सारे नेशन अब यही बोल रहे हैं कि नहीं भाई, हम तो अपना पहले नेशनल इंटरेस्ट डिफेंड करेंगे। एआई का जो डिक्लेरेशन है उसको यूएस यूके ने मना कर दिया साइन करने से। सो ये सारी चीजों का यूज करो एंड शो कि ये जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन रियलिटी क्यों बनता जा रहा है, ठीक है। एंड उसमें फिर यू कैन कोट इंडिया की भले ही जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन चल रहा हो, बट इंडिया का ओवरऑल अगर तुम लिटरल टर्म्स में बात करोगे तो भाई इंडिया की भी फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज्यादा शिफ्ट आ चुका है, ठीक है। जो पहले हमारा रशिया था नंबर 1 पे जो इंपोर्टर था, अभी वो यूएस बन चुका है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम यूएस में करते हैं, सबसे ज्यादा ट्रेड सरप्लस हमारे यूएस के साथ ही रहता है। तो इंडिया पे भी इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। प्लस जो अभी तक हम चीप ऑयल इंपोर्ट कर पा रहे थे रशिया से, वो भी दिक्कत आ जाएगी आगे। तो इन सारे पॉइंट्स को लिख के तुम दिखाओ कि इंडिया ने कैसे अभी तक चीजें हैंडल की हैं। बट यहाँ पे इंडिया इज नॉट वेरी रेलिवेंट, क्योंकि ये फिर से एक ग्लोबल टॉपिक है। अगर टॉपिक इस तरह से आता है कि इंडिया हैज नेविगेटेड द जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेड लैंडस्केप इन एन एफिशिएंट या फिर डेफ्ट मैनर, तो फिर तुम ये सब चीजें लिख सकते हो, इंडिया पे ज्यादा एलेबोरेट करो। बट इस ऐसे में पर्टिकुलरली इंडिया इज नॉट वेरी रेलेवेंट, क्योंकि हम पूरे ग्लोब की बात कर रहे हैं। और इन सब चीजों को लिखने में तुम ये सब पे दिखा दो कि भाई चाइना का डोमिनेंस है क्रिटिकल मिनरल्स पे, एनर्जी पे, प्लस जो अभी ये डीप सी कार्बन वगैरह लॉन्च किया है। बट अब हो क्या रहा है कि यूएस सीधे सीधे चाइना को मतलब दे आर ट्राइंग टू कंटेन चाइना, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत सारे जो ग्लोबलाइजेशन एरा में जैसे चाइना प्रोडक्शन हाउस बनाए, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए सप्लाई सिस्टम उसने बनाया है, ये सारी चीजें डायरेक्टली थ्रेटन हो रही हैं। तो जिन जिन नेशंस पे चाइना का समाज है वो सब इम्पैक्ट हो रहा है। तो कवर ऑल दिस डायमेंशंस एंड जस्ट शो कि ये शिफ्ट क्यों होता जा रहा है। इमिनेंट का मतलब होता है जो बस होने ही वाला है, ठीक है। तो शो दैट इन योर एसे एंड कंक्लूजन व्हाट यू कैन राइट इज कि ऑब्वियसली एक अगर इफ दिस बिकम्स अ रियलिटी, मतलब जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन का जो ग्रोथ हुआ है एंड जिस स्केल पे इकोनॉमीज इंटीग्रेट हुई है, तो अगर ये मटेरियलाइज होता है जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन का सिनेरियो, तो दिस विल बी अ रेट्रोग्रेड स्टेप, ठीक है। एंड इसको काउंटर करने के लिए या फिर टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ द प्रेजेंट रियलिटी, नेशंस विल हैव टू वर्क टुगेदर। अब वो जब वापस काम करेंगे तो ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन वाली चीज आ जाएगी। तो इस तरह से ऐसे लिख लेना, ठीक है। समझ में आया सबकी या नहीं आया अभी बताओ? ठीक है, किसी के पास कोई आइडिया तो सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऐसे 15 कौन सा था ये बताओ मुझे। सर एक क्वेश्चन ये था इस हाँ पूछो। कि क्या हमको लास्ट में कंक्लूजन तक ये दिखाना होगा कि नहीं अभी ग्लोबलाइजेशन है दुनिया में, मतलब भाई नो वन इज सेइंग ग्लोबलाइजेशन खत्म हो गया है, ठीक है। बस एक शिफ्ट देखा जा रहा है। देखो
अब ऐसा भी नहीं कि 100% ग्लोबलाइजेशन था, क्योंकि सारे नेशंस ने कुछ ना कुछ लेवल पे टैरिफ वगैरह इम्पोज किया हुआ था। अगर 100% ग्लोबलाइजेशन है तो टैरिफ जीरो होने चाहिए टेक्निकली, बट वो नहीं था। अगेन दिस इज अ स्पेक्ट्रम ना, एक तरफ ग्लोबलाइजेशन है, एक तरफ पे प्योर फ्रेगमेंटेशन है कि सब लोग अलग अलग हैं। वो बस तुम्हें शिफ्ट दिखाना है कि ये शिफ्ट बढ़ क्यों रहा है अभी, और उसके फैक्टर्स की बात करनी है। ठीक है, समझ गया ना? ग्लोबलाइजेशन खत्म नहीं हुआ, नो वन इज डिनाइंग दैट, बट तुम्हें बस ये दिखाना कि शिफ्ट क्यों हो रहा है। ठीक है, ये टॉपिक 15 था, इंडिया नीड्स टू ब्रिज इट्स डिजिटल डिवाइड फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब पॉइंट कोई डिस्कस करो या मुझे बताओ, कौन बताएगा? हु विल टेल मी कि ऐसे में क्या लिखा था? रितु तुम बताना। हेलो। बताना रितु, आवाज आ रही है तुम्हारी, जी सर, आवाज आ रही है? वॉइस एको हो रही है, आई एम हियरिंग वॉइस। मेरा माइक ऑफ कर, मेरा माइक ऑफ कर। आई थिंक कोई हेलो सर। सेकंड डिवाइस ऑन है, स्पीकर उसका, वो ऑफ करवा देना, है ना? ठीक है, बताओ। यस सर। हाँ, तो बताना था कि हेलो। 15 ऐसे नंबर 15 में कैसे अप्रोच किया था, क्या लिखा था? वॉइस बढ़ा ली, नहीं आ रही आवाज। मैं उसको, हाँ तेरा ऑन कर दूं? ये जो तुम्हारी आवाज मुझको आ रही है, तो वट एवर यू वांट टू से बोल दो, बिकॉज कोई दिक्कत नहीं है अभी। हेलो ना, वॉइस आ रहा है यार, बताया तो। सर, वॉइस नहीं आ रही। अच्छा, तुम्हें मेरी नहीं आ रही है? लास्ट टाइम कुछ तेरा इशू ऑन था कर तुम्हारा। देना। मैंने मेरा लेफ्ट कर दिया था तेरी। तू ऑन कर। सर वॉइस नहीं आ रही। मेरी तो सबको आ रही होगी, आई गेस, केवल तुम्हें नहीं आ रही होगी। भाई, सबको मेरी वॉइस आ रही है या नहीं? सबको आ यस रही सर, है। आ रही है। तेरा कोई करना। बात नहीं, तुम अपना नेटवर्क इशू फिगर आउट करो। लेट्स डिस्कस विद समवन एल्स। कौन बताएगा भाई? समवन रेज अ हैंड जो बताना चाहता है ऐसे टॉपिक 15। मुझे तो सर की भी नहीं आ रही है। तुझे वॉइस नहीं आ रही है? चलो, दोनों अपना माइक ऑफ कर लो, वर्षा एंड ऋतु। ठीक है, फिगर आउट कर लेना कि नेटवर्क कैसे ठीक चलेगा तुम्हारा। चंद्र प्रकाश बताओ। पता नहीं यार। ये सर पहले तो मतलब सर वही डिजिटलाइजेशन की डेफिनेशन दे दी थी, मतलब अभी कैसे हो रहा है। और उसके बाद में सर डिजिटल डिवाइड बताया था कि मतलब किस किस पैरामीटर्स पे हो रहा है, जैसे कि पुअर वर्सेस रिच का मतलब बढ़ रहा है। फिर सर रूरल वर्सेस अर्बन का भी बढ़ रहा है। तो सर इसमें मैंने गलती की थी कि एग्जाम्पल्स नहीं दिए थे, वो डेटा भी नहीं दिया। आई थिंक वो मैं इंक्लूड कर सकता था। बाकी सर वुमेन का भी बताया कि वुमेन को भी मतलब इस डिजिटलाइजेशन में अपॉर्चुनिटीज कम मिल रही है। और फिर सर एक एजुकेटेड वर्सेस अनएजुकेटेड का भी डिवीजन बढ़ रहा है। बिकॉज जिनके पास जैसे ओल्ड एज पीपल है तो उनके पास मतलब लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती है, इंक्लूसिविटी को चैलेंज करता है। ठीक फिर है। सर फिर से बताया था कि मतलब कैसे अपन ब्रिज कर सकते हैं इस डिजिटल डिवाइड को, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस बढ़ा के, अपॉर्चुनिटीज देके, अपस्किलिंग करके वुमेन एम्पावरमेंट मतलब बढ़ा सकते थे। लेकिन सर उसमें मैंने एग्जांपल्स नहीं दिए थे, तो आई थिंक वो मैं ऐड कर सकता था। फिर सर ठीक मैंने है। और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या स्टेप्स लिए थे वो बताए थे, जैसे कि एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर करके, जिसमें कि यूपीआई, आधार और सर्विसेज को बढ़ावा दिया था। और सर बाकी सर वही डिजिटल लिटरेसी और एजुकेशन अवेयरनेस हो गया। और जैसे कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है, तो उनके एग्जांपल्स दिए थे मैंने। ठीक है, और समझ गया मैं। चलो मैं बताता हूँ इसको ना कैसे डील करना है। जो बेसिकली चंद्र प्रकाश ने सही बताया था, बट एग्जांपल्स नहीं दिए हुए जैसे वो बता रहे हैं। तो पहले पॉइंट इसकी नंबर 1 पे जब ऐसे स्टार्ट करते हो, जस्ट टेल की मैनिफेस्टेशंस क्या हो रहे हैं डिजिटल डिवाइड के, मतलब किस किस लेवल्स पे हो रहा है। तो जैसे समझता रिच वर्सेस पुअर, अर्बन वर्सेस रूरल, ओल्ड वर्सेस यंग पे भी है। जो पुराने लोग हैं जिनके टाइम पे मोबाइल फोन्स का पेनिट्रेशन इतना ज्यादा नहीं था, सस्ता इंटरनेट नहीं अवेलेबल था, वो इतने एफिशिएंट नहीं है। एंड दीज आर द पीपल जो मोस्टली टारगेट होते हैं, ये जो पूरे स्कैम्स होते हैं इनके। ठीक है, क्योंकि अपना टाइम तो पूरा शिफ्ट होता जा रहा है टुवर्ड्स डिजिटल। ठीक है, एंड वी वर फॉर्चुनेट इनफ कि भाई हम जब ग्रो कर रहे थे तो ये सब चीजें थी कि भाई मोबाइल फोन्स आ चुके थे, बट कई ऐसे लोग हैं जो हुआ 60+ 50+, उनके टाइम पे इतना नहीं था, तो वो इस पूरे इकोसिस्टम को नेविगेट नहीं कर पाते हैं। तो पहले तो मैनिफेस्टेशंस बता दो डिजिटल डिवाइड की क्या क्या है।
प्लस बात कर लो कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट और डिजिटल डिवाइड को कैसे ब्रिज करना पड़ेगा, मतलब ब्रिज करना पड़ेगा कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट तभी है जब तुम अभी, क्योंकि बिकॉज गवर्नमेंट भी प्राइवेट सेक्टर भी सब कुछ ज्यादा यूज कर रहा है जितना ज्यादा डिजिटलाइजेशन है, ठीक है। अब जब मेन बॉडी पे आओगे, टॉक अबाउट कि रीजंस क्या क्या हैं डिजिटल डिवाइड के, तो लेगेसी इलिटरेसी इश्यूज हैं। अभी हमारा लिटरेसी रेट इंप्रूव हो चुका है, बट पहले तो काफी लोग ऐसे थे जो लिटरेट नहीं थे। प्लस स्कूल के करिकुलम में इन सब चीजों को फोकस नहीं किया जाता है, और जैसे नाइट स्कूल वगैरह पहले चल होते थे जो मतलब अनएजुकेटेड हैं प्लस ज्यादा एज है तो नाइट स्कूल जाके पढ़ाई करते थे, ये सब चीजें है ही नहीं। प्लस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा नहीं है, कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे अभी मोबाइल नेटवर्क नहीं, मोबाइल नेटवर्क है तो वो कंसिस्टेंट नहीं रहता है, ये सब दिक्कतें हैं। मतलब एसेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, इन सब चीजों की दिक्कतें हैं, ठीक है। प्लस क्या एक चीज है डिजिटल डिवाइड बढ़ने की, कि बहुत एक रैपिड ट्रांजिशन आ रहा है, इतना ज्यादा ऑनस्लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी है कि हम एक चीज सीखते हैं वो आउटडेट होती है, कोई नया चीज आ जाता है। जैसे कुछ टाइम पहले भाई ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग और ये मेटावर्स वगैरह आ रहे थे, ये सब चीजें। अब ये कहाँ है, कोई इनकी बात ही नहीं कर रहा है। एंड दिस इज हार्डली लाइक 2-3 years बैक कि ये सारे कंसेप्ट डिस्कस होते थे पब्लिक डोमेन्स में। अभी सब लोग एआई की बात कर रहे हैं, मे बी 2 years लेटर कोई एक नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, क्वांटम कंप्यूटिंग पे लोग बात करने लगेंगे, ठीक है। तो ये सारी डिजिटल टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं और जाती जा रही हैं, जिसकी वजह से वी फेल टू कीप अप विद द रिसेंट डेवलपमेंट्स, ठीक है। और ऐसा नहीं कि ये केवल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में है, अभी ई कॉमर्स इंडिया में जस्ट स्टार्ट हुआ था कुछ साल पहले, फुल स्विंग में आया, अब क्विक कॉमर्स पे आ गए, कुछ टाइम बाद कुछ और आ जाना है। तो ये सारी चीजें हैं, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसीज, एनएफटीज, ये सब क्या चीजें हैं, ये सब ऐसी चीजें हैं जो मेन कोर्स पब्लिक में चल रहा है। एंड इफ समवन इज नॉट अवेयर ऑफ इट, जो इन चीजों से फायदा नहीं उठा पा रहा है, दैट इज ऑल्सो अ डिजिटल डिवाइड। क्योंकि जिनको पता है वो उसका फायदा उठा लेते हैं, जिसको नहीं पता है वो बेचारा फंस जाता है इन सब चीजों में, ठीक है। तो पॉइंट मेरा है कि तुमने तो एक दिखा दिया कि डिजिटल डिवाइड बनी क्यों थी, अब तुम ये दिखाना चाहिए तुम्हें कि ये टाइम के साथ जो डिजिटल डिवाइड है ये इंक्रीज होती जा रही है। सोसाइटी हैज बीन क्लियरली डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट्स, एक वो लोग हैं जो डिजिटल डिवाइड का फायदा उठाते हैं, और दूसरा मतलब लेजिटिमेट भी हो सकता है, इलेजिटिमेट फायदा भी हो सकता है। जैसे डिजिटल अरेस्ट है, ये एक इलेजिटिमेट फायदा है डिजिटल डिवाइड का। और जो दूसरा पार्ट है सोसाइटी का, वो उन लोगों का है जो इससे नुकसान झेल रहे हैं, ठीक है। मान लो कि लेटेस्ट से कोई एक ऐसा, लेटेस्ट टेक क्रिप्टो करेंसीज फॉर एग्जांपल, जिन लोगों ने पहले पैसा इन्वेस्ट कर दिया भाई वो लोग तो बढ़िया है यार, उनका अच्छा चल रहा है, दे आर सिटिंग ऑन मल्टीपल गेन्स। जिसने बाद में पैसा लगाया भाई उसको पता चलता है कि यार ये तो आज 50% क्रैश हो रखा है। तो ये भी एक दिक्कत है कि जब ये चीज आई थी ही वॉज नॉट अवेयर, अब वो बाद में जब तक उसको पता चलता है तो इट हैज ऑलरेडी बीन गॉन। तो ये वाली बात कर लेना कि डिजिटल डिवाइड क्यों बनी थी और ये क्यों इंक्रीज होती जा रही है। इसके बाद कर लेना कि इसका इम्पैक्ट क्या क्या हो रहा है। तो जैसे मैं बता रहा था कि भाई जो नंबर 1 पे तुमने रीजंस फॉर डिजिटल डिवाइड की बात की है, सेकंड पैराग्राफ में इम्पैक्ट की बात कर लेना। इम्पैक्ट में जो सब चीजें हैं कि बात कर देना कि भाई सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये है कि आज के टाइम पे डिजिटल इकोनॉमी बहुत बड़े स्केल पर बढ़ चुकी है, और गिग वर्कर्स में ऑलमोस्ट 10 मिलियन तो इंडिया में ही जॉब्स दे रहे हैं, ठीक है, गिग इकोनॉमी में। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए सीधे सीधे एक बेसिक लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी का लेवल होना चाहिए। तो इसमें अगर तुम यू आर सिटिंग ऑन द फार एंड ऑफ डिजिटल डिवाइड जहां पे तुम्हें पता ही नहीं है, तो इस पूरी इकोनॉमी में यू कैन नॉट पार्टिसिपेट, ठीक है, नंबर 1। तो ऑब्वियसली तुम्हारी फिर अर्निंग्स कम होंगी एंड पुअर रहोगे, ये सब चीजें। फिर इसके बाद बात कर लेना कि जो आज के टाइम पे हम देखते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है इसने क्या किया हुआ है कि जो पूरा एजुकेशन और लर्निंग सिस्टम है इसको डेमोक्रेटाइज कर दिया है। फ्री में तुम यूट्यूब पे कोर्सेज देख के बहुत चीजें सीख सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास अगर डिजिटल डिवाइस ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं ऐसा कुछ है, तो तुम इन सब बेनिफिट से पीछे रह जाओगे, मतलब तुम्हारा एजुकेशन लेवल भी कम रह जाएगा। और होता क्या है, जैसे तुम एक फॉर्मल लर्निंग सिस्टम के बाहर आ गए, फॉर एग्जाम्पल तुम स्कूल में थे, स्कूल से बाहर आए, कॉलेज गए, कॉलेज के बाद जो अभी कर रहे हो दिस इज नॉट योर फॉर्मल लर्निंग सिस्टम। तो फॉर्मल लर्निंग सिस्टम से आने के बाद तुम्हारा अपस्किलिंग नहीं हो पाता है, कोई नया चीज नहीं सीखते हो, जितना सीख लिया उसी पे ऑपरेट करते रहते हो। बट दुनिया बाहर बहुत डायनेमिक है, वो चेंज होती जा रही है। तो अगर तुम डिजिटल टेक्नोलॉजीज का सही से यूज करते हो तो यू कैन स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। एंड वो ऑब्वियसली तुम्हारा बोथ लर्निंग एज वेल एज अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है। फिर इसके बाद कर लेना मतलब ये तो चीजें हो गई जो मतलब एक थोड़ा सा नॉन हार्मफुल तरह से है।
फिर बात करना कि भाई जो ऐसे लोग होते हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है वो क्या करते हैं, मतलब डिजिटल डिवाइड के दूसरे साइड पे जो है भाई वो ट्रैप में फंसते हैं। किस तरह से, तो इसमें एग्जांपल बात कर लेना कि भाई कि जैसे जो डिजिटल स्कैम्स होते हैं उसमें फंस जाते हैं। प्लस क्या है कि जैसे पूरा ये जो पेमेंट सिस्टम वगैरह चल रहा है उसकी वजह से कैसे कैसे नुकसान होते हैं, तो ये सब बात कर लेना। फ्रॉड्स में फंस जाते हैं, ठीक है। और क्या है कि टाइम के साथ साथ हो क्या रहा है, जैसे मैंने पहले बताया था कि गवर्नमेंट खुद ई गवर्नेंस की तरफ चल दी थी कि भाई हम जितना हो सकता है हम इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे, लैंड रिकॉर्ड्स को भी डिजिटाइज कर देंगे। गांव के भी लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइज हो रहे हैं। तो भाई अब गांव का आदमी जो पढ़ा ही नहीं होगा उसको क्या समझ में आएगा ये सब चीजें, तो इन सब चीजों से आदमी पीछे रह जाता है, ठीक है। तो ये तुम बात कर लेना कि क्या क्या इम्पैक्ट है इसके। फिर तुम बात कर लेना कि क्या क्या हो रहा है इस डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने के लिए, इंडिया में क्या क्या चल रहा है। तो ऑब्वियसली कि भाई इंटरनेट एक्सेस बढ़ाना, तो बात कर लेना भारत नेट वगैरह हो गया, डिजिटल इंडिया की बात कर लेना, अप स्किलिंग की बात कर लेना जो स्किल इंडिया मिशन वगैरह है, और वो कोई अटल अटल के नाम से भी कुछ था, क्या था यार वो, किसको याद है? सर अटल इनोवेशन मिशन। इनोवेशन है, बट डिजिटल डिवाइड के लिए रिलेवेंट नहीं है ना वो। ठीक है चलो कोई बात नहीं, उसको मत लिखना, ठीक है। प्लस क्या है, मतलब देखो टेक्नोलॉजी जितनी सस्ती होती है वो उतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो अब इंडिया में प्रोडक्शन को लोकलाइज कर दिया जिसकी वजह से मोबाइल फोन्स और सस्ते हुए हैं, डेटा सस्ती हुई है। तो ये सारे स्टेप्स जाएंगे इसमें, ठीक है, विच इज लीडिंग टू इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन ऑफ डिजिटल डिवाइसेस, इंटरनेट एंड हायर डिजिटल लिटरेसी। बट जब तुमने इसकी बात कर ली कि क्या क्या कर दिया गया है, तो तुम लास्ट में कंक्लूजन में बात करना कि और क्या करना चाहिए। तो करना और क्या चाहिए भाई, ये जो डिजिटल लिटरेसी है ये हमारी लाइफ का इतना इंटीग्रल पार्ट है कि दिस नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड इन द फॉर्मल करिकुलम, इसमें इंटीग्रेट कर लेना चाहिए। हाँ ठीक है, पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, तो मैं यही कह रहा हूँ कि भाई व्हाट इज बीइंग डन वाली चीज में कि क्या क्या कर दिया गया है उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड कर लेना जो भी इनिशिएटिव्स हैं, और उनका इम्पैक्ट दिखाना। सीधे इनिशिएटिव मत लिखना, पहले तुम ऐसे लिखना कि भाई इंटरनेट की पेनिट्रेशन और अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये वाला है, भारत नेट प्रोजेक्ट है, ठीक है, सारे पंचायत को जोड़ देंगे। फिर तुम बात कर लेना इन सब चीजों की, स्किलिंग में क्या किया जा रहा है, तो उसमें बता देना कि भाई जो तुमने अभी डिजिटल साक्षरता अभियान की बात की है। फिर बात करना कि लोकलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, एंड बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो प्रोडक्शन बेस्ड प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव होता है पीएलआई, इन सब की वजह से ये सब तो हो रहा है कि सस्ती हो रही टेक्नोलॉजी, तो और ज्यादा लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। कंक्लूजन में ये दिखाना है कि और आगे क्या करना है, तो ऑब्वियसली फॉर्मलाइजेशन करो इसका, जो फॉर्मल करिकुलम में इंक्लूड करो डिजिटल लिटरेसी को। जो लोग डिजिटल डिवाइड से मतलब ज्यादा दूर बैठे हुए हैं, मतलब डिजिटल लिटरेसी के स्पेक्ट्रम से ज्यादा दूर बैठे हुए हैं, उनको एक्टिवली इंक्लूड करना चाहिए। ऑब्वियसली इसमें अच्छे काम हुए थे, जैसे ये वाला था अपना, कौन सा अकाउंट होता है यार वो, जनधन योजना वाला, तो उसमें क्या है कि एक फॉर्मल सिस्टम उनको इंक्लूड कर लिया ना। तो इस तरह से इनिशिएटिव्स चला के इनको डिजिटल मेन स्ट्रीम से जोड़ना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा कि जो डिजिटल डिवाइड है वो ब्रिज होती रहेगी, ठीक है। और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको गवर्नमेंट को अच्छे से रेगुलेट करते हुए ग्रेटर पब्लिक बेनिफिट के लिए उसको उसके बारे में अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन स्प्रेड करनी चाहिए। तो ये तुम्हारा पूरा ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो सीधा सा है कि इंट्रोडक्शन में तुमने डिजिटल डिवाइड के मैनिफेस्टेशंस की बात की है, उसके रीजंस की बात की है, फिर उसके फॉलोआउट्स की बात की है कि उससे नुकसान क्या होता है, अभी तक क्या किया गया है, एंड लास्ट में बात करोगे कि आगे क्या कर जाना चाहिए। और इसमें बस इंडिया स्पेसिफिक बात कर लेना, बिकॉज ऑब्वियसली टॉपिक में इंडिया लिखा हुआ है। हमेशा ध्यान देना इस चीज को कि जिस टॉपिक में इंडिया मेंशन नहीं है अननेसेसरी इंडिया पे फोकस मत कर देना उसमें, ठीक है। सो दैट इज ऑल। अभी इसमें किसी और कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना या बताना चाहते हैं तो बताओ, कोई भी जनरल डाउट हो कुछ और है चीज तो नहीं है, ठीक है। तो अभी बेसिकली क्या है कि इसके बाद ब्रेक करते हैं वीसी, सब लोग अपना ओएमआर शीट का प्रिंट आउट वगैरह ले लेना। 1:30 पे आई विल शेयर द क्वेश्चन पेपर इन रिसोर्सेज ग्रुप, वहां से उसका प्रिंट आउट ले लेना। एंड 2 बजे से आई विल शेयर वीसीज लिंक अगेन, उसमें कनेक्ट हो जाना, बस कैमरा ऑन रखना, माइक ऑफ रख लेना, ठीक है। और इट विल बी योर इकोनॉमी पेपर, ठीक है, उसका पहला मॉक टेस्ट होगा, कर लेना भाई, एंड आई विल शेयर द आंसर्स लेटर ऑन। ओके चलो टेक केयर, बाय बाय, रेस्ट कर लो। अनमोल यस बताओ। नेक्स्ट संडे भी इकोनॉमिक्स का टेस्ट होगा? लेना है नहीं लेना है क्या बताओ? नहीं लेना है, पूछ रहा था मैं किसका होगा। वो तो मैं बताऊंगा ना कि होगा कि नहीं होगा, ओके सर। और क्या होगा, मे बी मैं चेंज कर दूं, ठीक है, रेडी रहना। बट
पॉइंट इज भाई देखो फिर से बता रहा हूँ, टाइम कम होता जा रहा है, इन चीजें बढ़ती जा रही हैं। अभी तुम लोग केवल ऐसे राइटिंग कर रहे थे, अब ऐसे राइटिंग प्लस मॉक टेस्ट आ गया है, कुछ टाइम बाद वीकली प्रैक्टिस आ जाएगी, फिर कुछ टाइम बाद फुल लेंथ मॉक्स आ जाएंगे, तो चीजें बढ़ती जाएंगी। और जो तुम अपने दिमाग में एक पिक्चर लेके चल रहे हो ना कि उस टाइम में ये कर लूंगा, उस टाइम में वो कर लूंगा, भाई नहीं हो पाएगा। दिस इज द टाइम। इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी खत्म कर लो, वो हो चुकी होगी अभी तक। हिस्ट्री टारगेट करके उसको निपटा लो भाई फेब एंड तक। अगर इतना हो जाएगा तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में रहोगे सब लोग, ठीक है। तो इन चीजों पे ध्यान दो और इसको खत्म करते जाओ, बिकॉज उसके बाद हमें जो ज्यादा स्कोरिंग पोर्शन है उससे डील करना है यार। साइंस है, मैथ्स है और करंट अफेयर्स वाली बातें हैं। तो अगर तुम लोग अभी से एज अ ग्रुप पीछे छूटते रहोगे टारगेट्स में, तो फिर बाद में हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम वो मार्क्स बढ़ाने की बूस्टिंग वगैरह, पीवाईक्यू डिस्कशन, ये सब कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो निपटाओ जल्दी से जो चीजें बताई हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।